हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज से आपको 10वीं क्लास की विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुल चैप्टर है 20 एंड आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10वीं क्लास की साइंस का, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन जीवन का आधार है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भोजन जीवन का आधार है, ये सबको पता होता है। पोषक के रूप में यानी भोजन के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है, ये सबको पता होता है। इम्पोर्टेंट लाइन आई, इम्पोर्टेंट है ये। भोजन में पोषक तत्व कितने होते हैं? क्वेश्चन आ जाता है, भोजन में पोषक तत्व कितने होते हैं? तुम्हारी किताब में दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे। तो ये भी आ जाता है भोजन में 2 पोषक तत्वों के नाम लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट जिसे वसा कहते हैं, वसा, फोर्थ है खनिज लवण, फिफ्थ है विटामिन एंड 6 है जल। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ओके। एंड अब भोजन में पोषक तत्व की कमी से भोजन असंतुलित हो जाए, मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर किसी भोजन में किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, यानी किसी पोषक तत्व, किसी भोजन में किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो, यानी मान लो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, तो वह भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। वो भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। और संतुलित भोजन भी क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। जिसमें एक भी पोषक तत्व की कमी हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, लंबे समय तक किसी पोषण में, लंबे समय तक किसी पोषण में यानी पोषण भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। यानी कि अगर किसी भोजन में एक पोषक तत्व क्या ये कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, फैट की कमी हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम कुपोषण कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कुपोषण आ जाती है तो याद रखना। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड, यानी संतुलित एंड असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन कैसे कहते हैं मैंने बता ही दिया, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और जिसमें जिस भोजन में एक भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। इसमें एक लाइन दे रखी है, हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को असंतुलित भोजन मिलना है, जिसको तो ऊपर बता ही दिया मैंने। अब नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण के प्रभाव पढ़ रहे हैं हम। इसमें फर्स्ट है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण कहते हैं विटामिन की कमी से, विटामिन था ना इसमें, विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण को कहते हैं विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग है, क्योंकि विटामिन भोजन में सूक्ष्म भाग है, बट कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। सबको बताइए विटामिन थोड़े होता है, लेकिन कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा रोल होता है इसका। अब ये सारणी दे रखी थी तुम्हारे, विटामिन है और विटामिन की कमी, विटामिन की कमी है, अगर विटामिन ए की कमी है तो कौन सा रोग होता है, उस रोग के लक्षण क्या है, ऐसी सारणी दे रखी है आगे किताब में। चलो पढ़ते हैं। विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होगा। रतौंधी रोग के लक्षण क्या है? कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता। रतौंधी रोग, जिसमें भी रतौंधी रोग होता है ना, इसको रात में दिखाई नहीं देगा या कम प्रकाश में से दिखाई नहीं देगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग के लक्षण क्या है, तो याद रखना है। अब सेकंड है थायमीन। थायमीन को B1 से डिनोट कर थायमीन B1।
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इस बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां तंत्रिका कमजोर हो जाती है। हृदय की धड़कन कम होने लगती है और पेशियां कमजोर होने लग जाती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है राइबोफ्लाविन B2। इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस मिलता जुलता है, तो याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। राइबोफ्लाविनोसिस रोग हो जाता है और इसके लक्षण क्या है? मुख के किनारों एवं होंठ की त्वचा का फटना। मुख के किनारे का मतलब होंठ फटने लग जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत होंठ फटने लग जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना। फोर्थ है नियासिन B3। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नियासिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रो रोग होता है। पेलेग्रो रोग का लक्षण क्या है? ये जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाना। जीभ में पपड़ियाँ पड़ जाती है ना, देखा होगा कई बार आपने, उस रोग को क्या कहते हैं? पेलेग्रो रोग कहते हैं। अब फिफ्थ है एस्कार्बिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते, मसूड़ों में खून आने लग जाते हैं और त्वचा में चकत्ते पड़ जाते हैं। 6 है कैल्सिफेरॉल D। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, मतलब ये 3 इम्पोर्टेंट है, मतलब 4 ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कैल्सिफेरॉल D, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस रोग के लक्षण क्या है? कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। नेट पर सर्च करके देखना, मैंने देख लिया इसके। पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, घुटने पास आ जाते हैं, घुटने के पास आ जाते हैं। तो ये सारणी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इस रोग के लक्षण बताओ, ऐसे पूछ सकते हैं। अब सेकंड है हमारा प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी होती है हमारा क्वेश्चन प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। और मुख्य तो छोटे बच्चों में इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो भोजन खाते हैं ना, उसमें कुछ भी खा लेते हैं छोटे बच्चे, तो यार उनको प्रोटीन नहीं खा पाते इतना हो, इसलिए छोटे बच्चों को प्रोटीन युक्त खाना ज़्यादा खिलाना चाहिए। अब सेकंड है प्रोटीन की अधिक आवश्यकता किसको होती है? प्रोटीन की अधिक आवश्यकता बच्चों को तो होती है, साथ साथ गर्भवती महिला होती है ना, गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट रहती है उसको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। एंड किशोर अवस्था यानी टीनेजर वाले को भी प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, उनको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वाशियोर रोग हो जाता है, क्वाशियोर रोग हो जाता है। पूछ सकते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग के नाम बताओ, तो कौन सा है? क्वाशियोर रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण में भूख कम लगती है। इसमें क्या भूख कम लगने लग जाती है, तो पेट अंदर चला जाता है, इसमें बिल्कुल सूख जाता है बच्चा। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों का पेट फूल जाता है और त्वचा पीली काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, त्वचा फटने लगती है धब्बेदार होकर। नेक्स्ट देखा इसमें, हाँ कई बार पूछ जाता है मेरस्मस रोग किसे कहते हैं, कैसे होता है? तो ये भी आ जाता है जब प्रोटीन के साथ एनर्जी की कमी हो, प्रोटीन के साथ अगर भोजन में प्रोटीन के साथ एनर्जी की कमी हो, उस भोजन से अच्छी एनर्जी ना मिले, ऐसा भोजन हो प्रोटीन के साथ एनर्जी की कमी हो, तो उससे तो मेरस्मस रोग हो जाता है। तो उस भोजन को खाने से क्या हो जाता है? मेरस्मस रोग हो जाता है। मेरस्मस रोग के लक्षण क्या है? कि शरीर दुबला हो जाता है, प्रोटीन तो मिल नहीं रहा, तो शरीर दुबला होना ही है। आंखें कांति हो जाती, अंदर चल जाती। आंखें आपने देखा होगा कई बार गए लोगों को जिनकी आंखें बहुत अंदर होती है, तो उनको अक्सर तक यही रोग होता है, मेरस्मस रोग हो जाता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड थर्ड ये अपना है खनिज कुपोषण। विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर के संचालन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे खनिज खाते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से रोग होने लगते हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है रोग होने लगते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे ताकि किताब में, मतलब एक सारणी बनी हुई है, वो मुझे देख लेना आप उनको। तो ये इंपॉर्टेंट है। लौह तत्व, अगर लौह तत्व की कमी हो जाए शरीर में, ये एक
खनिज लवण लो तत्व खनिज मतलब लो तत्व की कमी हो जाए तो ब्लड में हीमोग्लोबिन बनना बंद जाए, तो हीमोग्लोबिन की क्या होता है अभाव हो जाता है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा बोन में कमज़ोर पड़ जाती है, बोन एंड हड्डियाँ क्या हो जाए कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की थायराइड ग्लैंड क्या है, ये गला है, ये गला है, इस गले के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड में ग्रंथि, हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं ग्लैंड को। तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो ये काम करना बंद कर देगी, इसकी क्रिया बंद पड़ जाएगी, इसकी क्रिया बंद पड़ जाएगी तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है गलकंड रोग हो जाता है। गलकंड गले में है इसलिए गलकंड रोग नाम पड़ा है, गलकंड रोग जिसे गेंगा रोग भी कहते हैं हम। ओके, अब एक और नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारी किताब का मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में दो बातें बताइए आप प्लान फर्स्ट में। एक तो शुद्ध जल के फायदे बताएं, एक दूषित जल के क्या बताएं दुष्प्रभाव बताएं। तो शुद्ध जल के फायदे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन दूषित जल के दुष्प्रभाव इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट्स में उतार लिए। तो क्या ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक यानी विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, रोग कारक कहते हैं। रोग कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटोजोआ सब सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। जैसे पानी बॉडी में एंटर करता है और पानी में क्या होते हैं विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ होते हैं। ये इनके होने से क्या होता है एक रोग हो जाते हैं, रोग हैजा पेचिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अब बाला या नारो रोग, इसके बारे में सुना होगा आपने, ये इम्पोर्टेंट आपकी किताब में देखा है। बाला या नारो रोग एक समय में राजस्थान की गंभीर समस्या थी। राजस्थान में बाला रोग या नारो रोग राजस्थान में गंभीर समस्या थी पहले। इसका रोग जनक क्या है, ये आता है बाला रोग का रोग जनक क्या है। तो रोग जनक मतलब क्या होता है रोग को उत्पन्न करने वाला, जिससे रोग का जन्म हुआ उसे कहते हैं रोग जनक। तो रोग जनक क्या है, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी है। ये कर्मी किसे कहते हैं, मैं लास्ट वीडियो में फोटो लगा दूंगा इसका, तो ये इम्पोर्टेंट याद करना है दिन। और इसकी मादा कर्मी यानी इसकी फीमेल कर्मी क्या कहते हैं, सदैव अपने अंडे और पोषी यानी मनुष्य के शरीर के बाहर पानी में देती है, जल में देती है। तो वह जल पानी मनुष्य पीता है फिर दूसरा आदमी, तो उसमें बीमारी फैल जाती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो रोगजनक कारक कौन के बारे में रोगजनक कारक कौन है, रोगजनक को याद रखना। एंड अभी नेक्स्ट रहेगा नारो उन्मूलन कार्यक्रम प्रयासों ने सन 2000 में इसका पूरी तरीके से हटा दिया, मतलब मिट गई है, कोई रोगी ना बचा। नेक्स्ट अपना है इसमें मोटापा। तो फिर ठीक है, मोटापा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मोटापा है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द वेरी बेस्ट।